हेलो एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एंडोजेनिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। तो एक्सोजेनिक मूवमेंट्स क्या हैं? दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ विच आर कॉज्ड बाय वेरियस फोर्सेस और एजेंट्स विच एक्ट फ्रॉम और ऑन द अर्थ्स सरफेस। तो एक्सोजेनिक मूवमेंट्स जो हैं ये अर्थ के सरफेस के ऊपर से होती हैं। और ये कौन करता है? वेरियस फोर्सेस और एजेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? मेनली सनलाइट है और ग्रेविटी है। और जो एजेंट्स है एक्सोजेनिक मूवमेंट्स के, ये हैं विंड, वेव्स, वाटर, ग्लेशियर्स, फ्रॉस्ट एटसेट्रा। सो दीज आर द वेरियस एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। नाउ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो हैं ये दो तरह से हमने इनको डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज एक्रेडेशन एंड सेकंड इज डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ्स मटेरियल होता है और डिग्रेडेशन में उसी मटेरियल की डेपोजिशन होती है। डिग्रेडेशन में हमारे पास तीन चीजें हैं: वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट्स। नाउ डिग्रेडेशन ऑल्सो नोन एज डेन्यूडेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस दैट कॉज वेयरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो देर इज वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, उसकी डिग्रेडेशन होती है एंड रिजल्ट्स इन द जनरल लोअरिंग एंड लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। एग्जाम्पल वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट्स। तो डिग्रेडेशन में क्या होता है? देर इज वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की जो मटेरियल है अर्थ के सरफेस का, वो वेयर अवे होता है, इट इज ब्रोकन डाउन। और देर इज जनरल लोअरिंग और लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अगर ये एक सरफेस था, इसके जो ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर वेयरिंग अवे हो ही जाएगी, मटेरियल जाता जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका लेवल कम होता जाएगा। और कहीं दूसरी जगह पे जाके अगर वही चीज़ डेपोजिशन उसकी डेपोजिशन होती जाएगी, तो वहीं पे ये बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका और इसका लेवल जो है वो सेम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। तो यहाँ से डिग्रेडेशन होके कहीं और जाके डेपोजिशन हो गई, तो इसका लेवल जो कम हो गया, इसका लेवल ज़्यादा हो गया, अल्टीमेटली ये सेम लेवल पे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो डिग्रेडेशन में लोअरिंग होती है और एग्रेडेशन में अपलिफ्टमेंट होती है अर्थ के सरफेस की। तो अल्टीमेटली ये दोनों कंबाइंड फोर्सेस मिलके अर्थ के सरफेस को लेवल करती हैं। और एग्रेडेशन अगर दूसरा प्रोसेस उसकी बात करें, तो इट इज द एक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस दैट कॉज डेपोजिशन ऑन द surface of earth in order to bring the uniformity of slope और gradient। तो अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें, तो एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन अगर इस साइड से इनके ऊपर फोर्स लग रही है, तो सपोज ये हिल है, तो यहाँ से जो इसका ये ऊपर वाला मटेरियल है दैट विल बी डिन्यूडेड और डिग्रेडेड। वो डिग्रेड होके नीचे जाता जाएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? इन्हीं एजेंट से, विंड से, वाटर से, वेव से। तो इस तरह से यहाँ का जो वेदर्ड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होके एक नीचे वाले एरिया में, एक बेसिन में जाके डिपॉजिट होता जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका लेवल जो है ये यहाँ से कम हो गया और इसका लेवल यहाँ पे बढ़ गया डेपोजिशन होने के बाद। तो देयर इज लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ से डेनुडेशन हुई, ट्रांसपोर्ट होके वो किसी और जगह पे जाके उसकी डेपोजिशन हो गई, दैट इज कॉल्ड एग्रेडेशन। तो इसी तरह से यहाँ से भी डिग्रेड होएगा मटेरियल, वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय द एजेंट्स ऑफ दिस एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो दिस इज एक्सोजेनिक फोर्सेस में ऐसे ही डिग्रेडेशन होगी और देन एग्रेडेशन होती जाएगी। नाउ द फर्स्ट वन इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? इट रेफर्स टू द इन सीटू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स। इन सीटू मतलब जहाँ पे वो रॉक पड़ी है वहीं पे ही रहेगा, वो वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, वहीं पे ही इन सीटू उसकी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। वो जो रॉक मटेरियल है वो टूटता जाएगा, या मैकेनिकली या केमिकली वो वहाँ पे टूटता जाएगा थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो उन रॉक्स पे ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो हैं ये अपना काम करेंगे और उस रॉक की डिसइंटीग्रेशन करा देंगे। मैकेनिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिग्रेडेड मटेरियल। यही चीज़ है जो वेदरिंग को इरोजन से डिफर करती है।
वेदरिंग में जो डिग्रेडेशन हुई है वो मटेरियल टूट के वहीं पे रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। वाइल जो इरोजन है उसमें वो मटेरियल जो है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ से वो मटेरियल की डिग्रेडेशन हुई और वहाँ से वो किसी और जगह पे जाके ट्रांसपोर्ट होके वहाँ पे जाके डिपोजिशन होगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वेदरिंग। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिग्रेडेड मटेरियल। वहीं पे ही जैसे ये रॉक पड़ी है वहीं पे वो डिग्रेड हो जाएगी और यह वहीं पे आसपास ही वो डिग्रेडेड मटेरियल जो है वो पड़ा होगा, वो कहीं पे ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। Then are the factors which affect weathering. The first one is rock type and structure. रॉक का टाइप क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका साइज क्या है, पोरोसिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, उसमें क्रैक्स हैं या नहीं। तो ये फैक्टर्स से जो वेदरिंग है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। क्रैक्स ज़्यादा होंगे तो वेदरिंग जल्दी होगी, परमेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें जो वाटर है जल्दी एब्जॉर्ब होगा, वो भी वेदरिंग करेगा। पोरोसिटी ज़्यादा है, अगेन ज़्यादा उसकी वेदरिंग होगी। जितना बड़ा साइज है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको वेदर होने में। और ओरिजिन भी, फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि पोरस होती हैं, दे आर वेदर्ड फास्टर देन द इग्नियस रॉक्स जो कि जनरली हार्ड होती हैं। सो जैसे फर्स्ट इसमें पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि ये पोरस है, ये रॉक पोरस है तो इसमें पानी जा सकता है, पानी जाके इसमें वेदरिंग कर सकता है। इवन एयर भी जा सकती है, इसमें माइक्रोब्स जा सकते हैं, इसमें प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो इससे पोरस होने से इसकी जो वेदरिंग है वो फास्ट हो जाएगी, रादर देन एक ऐसा रॉक जो कि ज़्यादा पोरस नहीं है, हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो इसमें वेदरिंग स्लो हो जाएगी, वाइल इसमें जो है वो फास्ट होगी वेदरिंग। और ऐसे क्रैक्स हैं, अगर ये ऑलरेडी रॉक के सरफेस के ऊपर ये क्रैक्स बने हुए हैं तो इन क्रैक्स में वाटर, एयर, कोई भी एजेंट इन फोर्सेस का वो जा सकता है, उनको फर्दर डिग्रेड करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे डिग्रेडेशन जो है वो फास्टर होगी। देन सेकंड इज स्लोप और ग्रेडियंट, मतलब ढलान कितनी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा स्टीप स्लोप होंगे उतनी ज़्यादा वेदरिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, सो दीज आर वेरी स्टीप माउंटेन्स, तो इनमें वेदरिंग ज़्यादा होगी। Slopes which are exposed to wind, rainfall, sunlight, they are more prone to weathering. Example, the south facing slopes of Himalayas. तो ये बहुत कॉमन एक ऑब्जर्वेशन, अगर आप हिल स्टेशंस में जाओ तो अगर आप विंटर सीजन में जाओगे तो आप देखोगे कि वैली की एक साइड पे आपको बर्फ वाले पहाड़ दिखेंगे, बीच में वैली होगी, और दूसरी साइड वाले जो पहाड़ होंगे उन पे बर्फ कम होगी। फॉर एग्जांपल आप मनाली साइड जाते हो, आप लाहौल साइड जाते हो, तो वहाँ पे दिस इज़ वेरी एविडेंट कि जिस साइड पे ये जो साउदर्न फेसिंग स्लोप्स जो है माउंटेन्स के, जो मतलब सूरज की तरफ जिनका मुंह होता है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पूरा दिन पड़ती है, तो वहाँ पे बर्फ़ कम मिलेगी आपको। तो वो वहाँ पे वेदरिंग भी ज़्यादा फास्ट होगी, बिकॉज़ वहाँ पे वाटर एक्ट्स एज़ एन एजेंट ऑफ वेदरिंग। तो वो रॉक्स को डिग्रेड जल्दी करता है। व्हाइल ये जो दूसरे सर्फेसेस हैं जो नॉर्थ फेसिंग है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, तो वहाँ पे जो वेदरिंग है वो कम होगी, बिकॉज वहाँ पे बर्फ ज़्यादा जमी रहेगी। एंड नॉट जस्ट सनलाइट, विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, और सनलाइट का इम्पैक्ट तो है ही। जैसे इस केस में है कि सनलाइट यहाँ इन पहाड़ों पे सनलाइट कम पड़ रही है तो यहाँ पे ज़्यादा बर्फ है, यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे कम बर्फ है। देन इज टेम्परेचर। वाइडर डियर्नल रेंज, मतलब दिन का टेम्परेचर की अगर जो रेंज है, मतलब दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो वो डायर्नल जो रेंज है वो अगर ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा है, तो वैसे एरियाज में दे सब्जेक्ट द सरफेस लेयर टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो सरफेस जो रॉक का है वो एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से उसका फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होगी जब सन है, सन पड़ रहा है तो उसकी जो आउटर रॉक की जो लेयर है वो एक्सपैंड करेगी। हमें पता है कि हीट से मैटर एक्सपैंड करता है, तो ये एक्सपैंड होगा, बाहर को फोर्सेस लगेंगी, एक्सपैंड होगा। वाइल जब रात है, सनलाइट नहीं है, तो ठंड है ज़्यादा, और तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर को फोर्सेस लगेगी। तो दिस डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस, जो अंदर और बाहर को लग रही है फोर्सेस, इनके डिफरेंस की वजह से जो ये रॉक्स हैं इनमें जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स होने के बाद ये जल्दी
वेदर ऑफ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे भी है, तो स्ट्रेसेस आ जाती हैं यहाँ पे बिकॉज ऑपोजिट साइड में फोर्सेस लग रही हैं, तो उनकी वजह से रॉक के सरफेस पे क्रैक्स आ जाते हैं और वो क्रैक्स देन प्रोपोगेट करके उस रॉक को जल्दी तोड़ने में मदद करते हैं, सो उसकी वेदरिंग जल्दी होगी। देन इज वाटर। सो व्हेन वाटर इज एडेड और रिमूव्ड, it imposes mechanical stress on the rocks and cause it to split। जब रॉक में से वाटर ऐड किया जाता है या उसमें से निकाला जाता है पानी को, तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस जनरेट होती है रॉक में, जिसकी वजह से वो रॉक जो है वो स्प्लिट हो सकती है। ऑल्सो वाटर प्लेज अ की रोल इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट ब्रेक अप द रॉक। ऑल्सो जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल इरोजन में, तो उनका जो उन रिएक्शंस का जो रेट है वो वाटर डिसाइड करता है। तो वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें भी, तो वाटर की प्रेजेंस और एब्सेंस से भी जो इन रॉक्स का वेदरिंग होगा उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी है, तो ये क्रैक्स में पानी जाता जाएगा, अल्टीमेटली ये क्रैक्स प्रोपोगेट करके रॉक्स को तोड़ते जाएंगे बिकॉज पानी फर्दर उसमें घुसता जाएगा, अंदर चला जाएगा और रॉक्स को तोड़ता हुआ जाएगा। So for example, in this case, water collects in the rock crack, then water freezes and expands, forcing crack to widen। जब पानी अंदर रात में ठंड हो जाएगी, वाटर फ्रीज कर जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब गर्म होगा तो एक्सपैंड करेगा, जब ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वैसे भी जब वाटर फ्रीज करता है तो एक्सपैंड करता है, और जो ये क्रैक्स होंगे इनके ऊपर ये फोर्स डालेगा बिकॉज पानी एक्सपैंड हो रहा है, तो इन क्रैक्स को वो वाइडन करेगा, रॉक के ब्रेकडाउन में हेल्प होगी। आइस थॉस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाटर गेट्स डीपर इनटू द क्रैक्स अगेन। अगेन वो ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, पानी और डीप जाता जाएगा और अल्टीमेटली बार बार रिपीट होने से ये रॉक फाइनली टूट जाएगी। रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कॉजेज फर्दर क्रैक्स अंटिल द रॉक ब्रेक्स अपार्ट। तो ये दो टुकड़े में ऐसे टूट गई, ऐसे फर्दर ये टूटती ही जाएगी और इसकी वेदरिंग होती जाएगी। देन फाइनली आर द बायोलॉजिक एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या है? द एक्शन ऑफ प्लांट रूट्स, बरोइंग एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है, तो यहाँ पे ये प्लांट्स उग रहे हैं, इनकी रॉक्स जो है इनकी जो रूट्स हैं ये रॉक्स के अंदर जाएंगी, इनको ऐसे ब्रेक करते हुए जाएंगी, वेदर करते हुए जाएंगी। वैसे ही ये बरोइंग एनिमल्स जो हैं ये सरफेस को खोद के उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये भी वेदरिंग में हेल्प करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं हर जगह पे, तो वो उनको भी रॉक्स की डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। देन वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ वेदरिंग। Types of weathering we will discuss in the next class.